वो सरफरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे। दबा कर रखिए, देख ले रहे हो। वो सरफरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था जलना पड़ा मुझे। अब सुनो। अपने खारे पानी की झील पढ़ रहे थे, और खारे पानी की झील में आज आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट झील, जिसे पर्सन उम्मीद रहती है कि 90% आएगा। झील पीछे दिख रही है आपको, मेरे पीछे देखो, मेरे पीछे। पूरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, ध्यान से देखना, ऐसे नजर नहीं लगानी है। हाँ, ये दिख रही है आपको, ये झील है सांबर। चलो थोड़ा सा और देखते हैं सांबर झील को। ऊपर से ये मैं कैमरा लेकर गया था आपके लिए, हेलीकॉप्टर में बैठा था पहली बार सिर्फ। हाँ, ये पूरी, ये सांबर का ही विस्तार है, ये जो है ना पूरा। एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ सांबर सिटी, तो ये पूरा, ये वो रोड है ना, ये लिख रहा है रेल रोड। मैं तो नहीं गया हुआ कभी सांबर, और जरूर जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, ऐसे तो नहीं जाऊंगा मैं। वंडर लगा भाई, बिल्कुल है। अभी पढ़ेंगे इसको, पढ़े। तो हेडिंग डालो, राजस्थान की झील में। झील किसी अपने, एक मिनट मेरी बात सुनना, ये झील है सांबर। सांबर झील राजस्थान के 3 जिलों में फैली है। आज भी 3 है, पहले भी 3 थे। कितने जिले? पहले 3 जिले पता कौन से थे? जयपुर, नागौर और अजमेर। अब दो तो एक जैसे हैं, लेकिन एक चेंज हो गया। जयपुर ग्रामीण तो है ही है, ठीक है। नागौर चेंज हो गया, अजमेर भी सही है। नागौर में हो गया डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। तो अब इसके जो 3 जिलों में विस्तार है वो कौन कौन से हैं? जयपुर, डीडवाना कुचामन, अजमेर। ये 3 जिले हैं, इनके अंदर विस्तार है किस झील का? सांबर झील का। करें शुरुआत सांबर झील की, हेडिंग लगाओ सांबर झील। लिखो सांबर झील। ये झील कौन सी है अपनी? सांबर मान लेते हैं। देखो सांबर झील का विस्तार, तो बोलो जिले कौन कौन से हैं? जयपुर तो हो ही गया, डीडवाना, कुचामन। अब कुचामन सिटी नागौर मत करना, कहां करोगे? डीडवाना। जयपुर, डीडवाना और अजमेर। अजमेर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सांबर झील की अगर आप बात करें तो इसमें 4 नदियों का जल आता है। कितनी नदियों का जल आता है? मुख्यतः 4 नदियों का जल आता है। इस झील में कितनी नदियों का पानी आता है? 4। चलो देखते हैं वो 4 नदियां कौन कौन सी है। 1, 2, 3 और एक नीचे से आएगी 4। बोलो खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। मेंथा। तो कितनी नदियों का जल आता है? बोलो खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। एक बार और बोलना, खारी, खंडेला, रूपनगढ़। तो सांबर झील में 4 नदियों का जल आता है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक लवणता की जो मात्रा लाती है वो कौन सी झील आती है? मेंथा। सर्वाधिक लवणता की मात्रा यही लाती है। इसी झील में सर्वाधिक जो है वो लवणीय जो पानी है वो आता है इससे। तो 4 नदियों का जल आता है, ये मैंने लिखा दिया। एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख।
इस बिजोलिया शिलालेख के अंदर जानकारी ये मिलती है कि इस सांबर झील का जो निर्माण करवाया था वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का क्या करवाया? निर्माण। और ये वासुदेव जो चौहान है वही चौहान वंश के संस्थापक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो वासुदेव चौहान। अब एक बात ये याद रखना आप, वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। इस झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है और यह मंदिर है शाकंभरी माता का। कौन सी देवी है? शाकंभरी माता का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है, चौहानों की कुल देवी कौन है? देखो, सिक्कर के चौहान थे, उनकी जो है वो जीर्ण माता होगी, अलग अलग थे। सांबर के चौहानों की जो सर्वप्रथम जो मूल शाखा थी चौहानों की, सबसे पहले शुरुआत होती है सांबर से। तो सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता। तो लिखना इसके किनारे शाकंभरी माता या देवयानी माता या देवयानी तीर्थ। तीर्थों की नानी किसे बोलते हैं? देवयानी तीर्थ को। शाकंभरी माता, देवयानी तीर्थ। तो उसके किनारे ये बनी हुई है, ठीक है, इसके किनारे ये मंदिर मंदिर है। इस झील के क्षेत्रफल की मैं तुम्हें बात बताऊं तो इसका क्षेत्रफल है 500 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब पता क्या है? राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबरी है। वेरी गुड। राजस्थान की क्षेत्रफल बड़ी झील, ये तो विजोलिया शिलालेख में मिलता है कि इसका निर्माण वासुदेव ने कराया। वैसे ये एक प्राकृतिक झील है, प्रकृति से निर्माण हुआ है इस झील का, ये जानकारी जो है वो भी हमें मिलती है। तो क्षेत्रफल कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर। लिख लो फटाफट। लिख लिया फटाफट। 4 नदियां याद करो और जिले याद करो, तीनों किस किस में फैली है। लिख लिया? अब लिखो, जल्दी लिखो पहले आप। लिख लिया? अब लिखो। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी होगी। अरे हो गई ना। चलो एक प्रश्न बताओ, विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? पहले दिन ही बताई थी मैंने ये बात। कैस्पियन सागर कितने देश में है? याद है क्या? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, रूस, ये 5 देश है। ठीक है। अब मुझे एक प्रश्न और बता दो तुम, नई लाइन में लिखना। लिखो, यह झील कौन सी? सांबर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान में खारे पानी की
क्या है? बड़ी झील। खारा पानी की सबसे बड़ी झील कितनी है? कौन सी है? सांबर। ये जो नमक का उत्पादन करती है और सर्वाधिक नमक उत्पादन भी यही करती है। सर्वाधिक जो नमक उत्पादन किया जाता है वो भी कहां किया जाता है? सांबर झील में। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, सांबर झील कितना नमक उत्पादन करती है? 8.7 तो एक टाइम में था, अब 8.9 हो गया। ठीक है, हम लिख लेते हैं आसपास 8.7%। 8.9 अब नवीन आंकड़ों में से दिखा रहे हैं। लगभग लगभग लिख लो, प्रश्न आएगा तो आराम से कर देंगे। तो इतना नमक का उत्पादन करती है। अब मेरा एक प्रश्न बनेगा यहां पर, नोट। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन कहां होता है? भारत में सर्वाधिक नमक का जो उत्पादन होता है वो होता है गुजरात में। मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था एक लवणीय मिट्टी होती है, एक सारी होती है। एक कौन सी मिट्टी होती है? लवणीय। और एक जो मृदा होती है वो कौन सी होती है? अंतर होता है इन दोनों मिट्टी में, वैसे एक ही होती है लेकिन अंतर होता है, मैंने बताया था। जो 7 से 8.5 पीएच मान होगा ऐसे करके मैंने आपको बताई थी। मुझे एक बात बताओ, अपने समुद्र गुजरात के पास है या उत्तर प्रदेश के पास है? गुजरात। तो लवणीयता उसमें होगी जो समुद्र के किनारे होगा। तो भारत, अब उत्तर प्रदेश और गुजरात में दो ही याद रखने आपको। भारत में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी कहां मिलती है और भारत में सर्वाधिक जो सारी मृदा मिलती है वो कहां मिलती है? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? बिल्कुल। ये बात जो है वो तुम याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है गुजरात में, लेकिन झीलों के मामले में अगर हम बात करें, क्योंकि झील से भी नमक निकलता है ना, झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का, किसका भाई? राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। भारत में प्रथम स्थान है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अगर सीधा नमक पूछे समुद्रों वगैरह से, मतलब कहीं से भी, तो आएगा गुजरात का नाम। और अगर बात करा झील के उत्पादन में, झील से नमक बनाने में मामले में, तो राजस्थान का नाम आएगा। और राजस्थान की अकेली झील ही काफी है जिसका नाम क्या है? कितना प्रतिशत? 8.7%। बोलो, इतनी बात याद हो जाएगी? ठीक है गुरुजी, इतनी बात में याद कर लेना। सांबर की लंबाई कितनी है? सांबर झील की लंबाई। इसकी एक तो देखना आप लंबाई, यानी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। प्रश्न तो नहीं आते यहां से कि कितनी की लंबी कितनी की चौड़ी है। जैसे आप लिखा रहे हो ना सर 3 जिलों में है, इस प्रकार से हमें आइडिया हो जाना चाहिए। 3 से 12 किलोमीटर तो इसकी है लंबाई। 3 से 12 किलोमीटर तक इसकी क्या है? लंबाई। चौड़ाई की बात करें तो लगभग 32 किलोमीटर। बहुत होता है भाई, इतने बेल्ट, इतने क्षेत्र में ये फैली है झील। कौन सी झील? सांबर। ठीक है, क्या कह रहे हो? यही है मतलब। देखो, इस समझे नहीं आप बात को मेरी। कहने को मतलब वो है, जैसे अभी आप प्रश्न ने पूछा आपने, पानी बहाव की दृष्टि से कौन सी बड़ी है, यही था प्रश्न आपका। देखो सोच के देखो, एक तो ओ क्षेत्रफल की झील है और एक अपने आ क्षेत्रफल की है। पानी ज्यादा की माओ। अरे ये ऐसी तो आप कितनी बना लो इसके अंदर। ये रो, ये तो कुछ और बन गया। तो समझ में आई बात? जो बड़ी होगी आकार में उसके अंदर जल ज्यादा आएगा। इसलिए अगर पूछना जल भराव दृष्टि से बड़ी झील कौन सी है, वो भी सांबरी है। ओके, चलो लिख लो आगे। ये थोड़ा सा, ये देखो, ये प्रश्न रटने के नहीं होते। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बस आप खोपड़ी का यूज करेंगे उसमें। ठीक है, उसमें ऐसे उत्तर निकलेगा नहीं।
दिमाग का ये अगर आप यहीं पढ़ लगे नहीं एक एक चीज देखे तो फिर सांबर का अक्षांश दिशांतरीय विस्तार भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपको खुदाई ज्यादा गुण करनी है, लेकिन प्रश्न सही हो जाएगा जितना अपने पढ़ेंगे उसमें से। इसके आगे और लिखो आप। तो बात खत्म ही होगी, राजस्थान है। थोड़ा दिमाग लगाओ मैडम ऐसे। राजस्थान है अपनो, और राजस्थान में सारों बड्डी किसी की रही है खारा पाने की, तो फिर क्या आएगा? इसी बात पूछो तो दिल पे लगा मैडम, बात आपस सीधी के वहां, क्योंकि ये समझने वाली बात है। मैं फिर ये सोचूं एमए के नहीं सभी विद्यार्थी बैठे हैं, इतना तो सोच को। अच्छा, दूसरा पाया है तो, लेकिन किया वो है उसमें नमक उत्पादन में, समुद्र के नमक झीलों में बात करें तब अपना पहला आता है, ठीक है उसमें। ठीक है भाई, और देखो इसके किनारे और क्या है, सांबर के किनारे और देखा जी हाँ, आ अपने सांबर झील है। सांबर झील का किनारा एक मस्जिद है, और मस्जिद को नाम है नालीसर मस्जिद। नालीसर, नालीसर मस्जिद बताओ किस झील के किनारे है? सांबर। दादू दयाल का नाम सुना है भाई? वेरी गुड, फिर तो तुमने सब कुछ पढ़ा है रे भाई। दादू दयाल ने अपने जो उपदेश दिए थे वो यही दिए थे। दादू दयाल ने अपना जो पहला उपदेश दिया वो किस, इधर ऐसे हेडिंग डालेना किनारे, तो इसके किनारे क्या क्या घटनाएं हैं वो सारी समझ में आ जाएंगी। ऊपर हेडिंग डालेना किनारे क्या क्या। दादू दयाल ने क्या दिया यहाँ पर? प्रथम उपदेश। चलो मैं अब दो प्रश्न पूछता हूं। दादू दयाल ने रचनाएं भी की थी। एक तो आप रचना की भाषा देखनी है किसी है दादू दयाल की, और एक देखनी है आपा उपदेश की भाषा। चलो बताओ। रचना की जो भाषा है उसका नाम है ढूंढाड़ी। वेरी गुड। कौन सी भाषा है? और उपदेश की जो भाषा थी वो संदूकड़ी। ये हिंदी का मिश्रण होता है इस भाषा में, हिंदी मिश्रित संदूकड़ी। संदूकड़ी बाग होनी, संदूक में बंदूक आ रही, संदूकड़ी। याद रह जाएगी ना बात इतनी, बिल्कुल। तो दादू दयाल ने प्रथम उपदेश दिया, और यहीं पर इसी सांबर के किनारे, कौन सी झील है ये? इसी सांबर के किनारे दादू पंथ की शुरुआत की, दादू पंथ की स्थापना की। तो दादू पंथ की जो शुरुआत है वो इसी झील के किनारे हुई थी। दादू पंथ की क्या की? स्थापना। अब आप मुझे एक बात बताओ, दादू पंथ की जो स्थापना है वो कब हुई? तो याद रखना 1574, 1574 में। लिख लो जल्दी। इसमें एक बात और लिखना, स्पाइरुलाइन नामक सेवाल पाया जाता है इसमें। सेवाल, नील हरित सेवाल पढ़ते हैं ना, तो ये एक सेवाल है जिसका नाम क्या है? स्पाइरू। ऐसे बोल, तोड़ के पढ़ो अगर नहीं पढ़ना रहा। स्पाइरू लाइन, स्पाइरू लाइन, स्पाइरू लाइन, स्पाइडरमैन नहीं, स्पाइरू लाइन। स्पाइरू लाइन नामक सेवाल पाया जाता है। स्पाइरू लाइन नामक सेवाल पाया जाता है जिसमें 65% प्रोटीन की मात्रा होती है। स्पाइरुलाइन नामक सेवाल पाया जाता है जिसमें 65% प्रोटीन की मात्रा होती है। लिख लिया?
अब इसके किनारे में लिखते रहना आगे, ठीक है? किनारे लिख रहे हैं अपने, इसी के किनारे हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना। ये नमक बनाने का जो है वो कारखाना है, क्या नाम है? हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड। इसकी स्थापना होती है 1964 में, 1964 में। एक तो ये आप याद रखना, इसी के किनारे है स्थित नमक का अजायब घर। क्या है? नमक का म्यूजियम या अजायब घर, बताओ किस झील के किनारे है? सांबर झील के किनारे। उसके बाद लिखना, अकबर का नाम सुना ही होगा। अकबर व हरकाबाई, से तुम जोधा के नाम से पढ़ते हो ना, ये उल्लेख पूर्ण रूप से मिला नहीं है कि जोधाबाई थी ये, ठीक है? अकबर व हरकाबाई का विवाह, इनका ब्याह को टेंट भी घटला गड़ो सांबर, कब हुआ था? अकबर का 1562, फरवरी को महीनो, 6 फरवरी, 6 फरवरी 1562 में अकबर और हरकाबाई को ब्याह हो। ये मुगलों और राजपूतों का पहला विवाह था। तो मुगलों का वो कौन सा शासक था जिसने पहला विवाह किया था राजपूतों के साथ? अकबर। और ये हरकाबाई थी, वो भारमल की बेटी थी। आमेर में राजा हुआ था ना भारमल। तो ये प्रश्न ऐसे बनता है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजा कौन था? भारमल था। बोलो, लिख लिए इतना? देखो, ये जो झील है हम पढ़ रहे हैं, इस झील का नाम क्या है? एक प्रश्न ये और बन सकता है कि सांबर जो झील है उसके पास जो स्टेशन है वो कौन सा है? उसका नाम है फुलेरा जंक्शन। ये कौन सा जंक्शन है? फुलेरा जंक्शन। कांकरोली स्टेशन के पास कौन सी है? जयसमंद है या राजसमंद है? राजसमंद है ना? कांकरोली स्टेशन के पास राजसमंद बनी हुई है। अब फुलेरा जंक्शन से ये जो है वो याद रखना, और यहीं पर एक फिल्म की शूटिंग होती है। वेरी गुड। कब हुई थी? ओहो, तूने कहां से देखा? इंग्लिश थोड़ा सा देख लेना। पीके मूवी की क्या हुई यहां? शूटिंग, ठीक है? और 2019 में इस झील के किनारे हुई थी पक्षी त्रासदी। देखो, त्रासदी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आपदा। जैसे उत्तराखंड के अंदर कहते हैं ना, जल त्रासदी हुई, पर्वतों की त्रासदी, यानी वो ऐसा बन जाना कि हानिकारक हो जाए जिसके लिए, जैसे मानवों के लिए। वो एक वो आया था ना 2015 में हुई वो घटना, केदारनाथ हरी, केदारनाथ में वो टिहरी बांध जो था वो भर गया था ना उत्तराखंड के अंदर। तो वो जो घटना है इस प्रकार की यहाँ पर घटना हुई। पक्षी त्रासदी कब हुई? 2019 में। क्या कारण था? तो यहाँ पर एक बीमारी थी जिसका नाम था एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म, याद रखिएगा। एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण पक्षी मरे थे यहाँ। अरे वो फोटो नहीं लाया, वरना मैं आपको दिखा देता। अब तो नहीं देखी जाएगी। वो किस प्रकार से कितनी खतरनाक ये हादसा था, आप देखोगे खुद आंसू आ जाएंगे तुम्हारी आंखों से।
कल दिखाऊंगा पक्का। नहीं वो तो इंसानों में थी, वो भी खतरनाक थी, और पक्षियों वाली भी, वो तो बहुत भयंकर थी, है ना। खुद बोड़ा ही बह गया गंगा में, गंगा ने गुस्सा आया क्यों, वो गंगा नदी के अंदर थी। सोचा करना मन में है जो कर देगर, सोचने बात है सोचने। एवियन बोटुलिज्म याद रखना। पक्षी त्रासदी कब हुई? 2019 में। अब मेरे पास आओ, आपने नाम सुना होगा रामसर साइट का, सुना है रामसर? रामसर साइट की स्थापना कब होती है? 1971। अब सुना ये कंसेप्ट थोड़ा, अब मैं बता रहा हूं तुम्हें। इसके किनारे भारत में सर्वप्रथम जो रामसर साइट की स्थापना होती है वो दो ही हुई थी। वर्तमान भारत में 75 रामसर साइट है। कितनी है? शुरू के अंदर जो पहली दो थी, एक उसमें से अपने राजस्थान में थी। ये मजे की बात है। पढ़े? तैयार हो? चलो आ जाओ। सांबर को रामसर साइट घोषित किया हुआ है। सांबर को कौन सा स्थल घोषित किया हुआ है? गुरुजी पहले ये बताओ रामसर साइट क्या होता है? ठीक है, देखो रामसर साइट वो स्थल वहां जहां पर सर्वाधिक पक्षी आए, जीव आए, तो उसको एक सुरक्षित स्थल बनाना पड़ेगा। तो फिर उसको किसके अंदर शामिल कर लिया जाता है? रामसर स्थल के अंदर, रामसर साइट में। रामसर एक ईरान पड़ता है, ईरान में स्थान है रामसर साइट नामक। 1971 के अंदर वहां पर एक बैठक होती है कि भाई हम जीवों को बचाने के लिए कुछ करेंगे। तो उसने क्या किया कि रामसर साइट चलाई। जिस स्थान को रामसर साइट घोषित कर दिया ना, फिर उसकी देख रेख जो वो अच्छी तरीके से की जाएगी। वर्तमान भारत आज की डेट तक, वर्तमान भारत में रामसर साइट के जो स्थल है वो 75 है। कहां पर है? भारत में 75 में से दो कहां पर है? दो अपने राजस्थान में है। दो कहां पर है? राजस्थान में। भारत में सर्वप्रथम रामसर साइट स्थल जो घोषित किया गया था, नोट लगा के लिखना, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, प्रश्न बन जाएगा। अब झील पढ़ ली क्या गुरुजी, ये बात कहां से आ गई रामसर साइट की? देखो प्रश्न अपने को, प्रश्न क्लियर होने से मतलब, ऐसे पढ़ लिया कोई प्रश्न आया नहीं तो फायदा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत होती है रामसर साइट की 1881, सॉरी 1981 में। कब हुई? 1981। 1981 में भारत के अंदर दो रामस्थल स्थल घोषित किए। दो स्थल भारत में, कितने रामसर साइट के स्थल घोषित किए गए? दो। सर्वप्रथम जिसमें सबसे पहला था चिल्का, चिल्का रामसर साइट स्थल, ये कहां पर है? उड़ीसा में। और दूसरा जो घोषित किया गया उसका नाम था केवला देव, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। और केवला देव कहां पर है? राजस्थान के अंदर भरतपुर जिले में, है या नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत में सबसे पहला रामसर साइट स्थल था वो चिल्का था, और दूसरा केवला देव। एक ही सन में, बोलो कब? 1981। फिर दूसरा राजस्थान के अंदर रामसर स्थल जो घोषित किया वो कब किया गया? 1990 में। कब? 1990। और 1990 वाला जो था वो कौन सा था? सांबर। सांबर को रामसर साइट स्थल जो है वो घोषित किया गया। गुरुजी सांबर को क्यों किया गया? आ जाओ पढ़ते हैं। क्या कौन कौन पक्षी आते हैं घूमने के लिए सांबर में? ये लिख लो पहले, इतना अच्छी तरह से लिख लेना, प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा। और ये अच्छा लेवल है, कोई नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आरएस की भर्ती आगे भी आएगी, अरमान मत तोड़ो एक प्री नहीं निकला तो। जो जिसने ये प्री निकला ना, वो 5-5 6 साल से तैयारी करें, कोई खुश नसीब होगा जिसने फर्स्ट साल के अंदर जो प्री है वो निकाल दिया, है ना। तो आपके दोस्त हैं, साथी करना तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछना भैया कितने साल हो गए? मेरे को 6 साल हुए हैं। 6 हो गया, मैं तो 6 महीना को नहीं तैयारी करता रहे, तो ये हमने प्री दे दिया था। तो सांबर रामसर साइट कब घोषित किया? 1990 में। राजस्थान में कितने रामसर स्थल हैं? भारत में कितने हैं? 75। और 1981 में भारत में दो स्थल थे, एक चिल्का था और एक केवला देव। चले आगे देखो। अब यहां कौन कौन आता है? एक तो आता है राजहंस पक्षी। कौन सा पक्षी आता है? राजहंस पक्षी। राजहंस जो है वो गुजरात का राज्य पक्षी है भाई, वो यहां आता है। देखो कितनी बड़ी बात है। अपना राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावन। और गुजरात का राज्य पक्षी कौन सा है?
राजहंस सांबर में आता है घूमने के लिए, किनारे में लिखनी है सारी ये बातें। और बात कुर्जा, कुर्जा एक विरयशील जो है वो पक्षी है, ये अपनी प्रेमिका को ढूंढने के लिए आता है, कौन मिले। फिर ये गाने गाता है क्या, कुर्जाए मारो। अब मैं इसमें गाना तो लगा दूं वो, लेकिन दिक्कत हो जाएगी, ये कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए नहीं लगा सकता, ठीक है। अरे सुंदर है, सुन लेना तुम खुद वैसे ही। है यार मेरे की है कि थोड़ा सो फोन फान फिर बैठू आ जाओ मुंबई से डू। चलो कोई बात, देखो राजहंस हो गया, कुर्जा हो गया, तो ये दोनों पक्षी जो है वो इस झील के किनारे जो है वो घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। और अब बात करेंगे अपने इसमें, जो कुर्जा पक्षी है वो मूलतः कहाँ है, मैंने करवाया था ना ये मूलतः खींचन गांव, खींचन गांव। और खींचन गांव जो है वो कहां पर है, फलोदी में। तो यहां पर ये जो है वो मूलतः पाए जाते हैं। उसके बाद आप लिखोगे नमक जो तैयार किया जाता है वो दो विधि से तैयार किया जाता है। यहां पर जो नमक तैयार किया जाता है वो कितनी विधि से, दो विधि से, जिसमें नंबर 1 पे आती है क्यारी विधि, और दूसरी जो है वो है रेस्ता। एक तो कौन सी विधि होगी और दूसरी कौन सी होगी, चलो देखते हैं। क्यारी में तो इस प्रकार से क्यारियां बनाई जाएंगी, ठीक है। उसके अंदर पानी सुखाया जाएगा, फिर वो कल पानी सूख कर एक परत सी जम जाएगी, उसको तोड़ तोड़ के पीस के बना के। अच्छा कई बार थे देखियो ये जैसे कुल्फी की रेडी लगाते हैं, तो ये बर्फ भरने के बाद नमक क्या उसके अंदर कूट कूट के भरते हैं, खाना क्या बताओ, मैं लगाई दी रेडी, ठीक है। तो नमक नमक क्यों भरते हैं कि वो बर्फ को ज्यादा खुरने नहीं देता जल्दी। अब वो नमक होता है वो डले से होते हैं, नमक के होते हैं नहीं होते, और नमक के जो डले होते हैं तो उनको तोड़कर फिर ये भरते हैं उसमें, तो सेम नमक ऐसा ही बनता है, डलों के रूप में होता है, बाद में तोड़ तोड़ कर मशीनों के द्वारा पैकिंग किया जाता है थैलियों के अंदर, ऐसे आता है नमक हमारे पास, ठीक है। और रेस्ता विधि क्या होती है, वायु प्रवाह की, ये मशीनों से तैयार होता है, वायु प्रवाह से नमक तैयार किया जाता है। वायु को प्रवाह मतलब क्यों है, चलना। अब वायु यहाँ चलेगी, वायु क्या करेगी, लवणीयता को निकालती जाएगी और वो ढेर मार देगी एक साइड, तो वो जमने के बाद नमक बन जाएगा, फिर उसको बाजार में सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, लिख लो। क्या हो रहा है, फैक्ट्रियां लगी हुई है यहाँ। भयंकर पड़ता है। आयु में आप क्या मानते हो कि जो व्यक्ति जॉब नहीं लगा हुआ उसमें भयंकर पड़ता ही है। आज हमारे माता पिता जो भी है खेतों में काम कर रहे हैं, उनकी उम्र में फर्क नहीं पड़ेगा, भयंकर पड़ेगा। मेरी बात सुनो, छोटी सी बात बताऊं, ये एक रंग है, आपने एक टॉपिक पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है वो पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण टॉपिक आता है ना एक, पोल्यूशन, तुमने पढ़ा है पोल्यूशन टॉपिक अभी, अपनों ने वो स्कूल में पढ़ा था एक बार, पोल्यूशन पर्यावरण प्रदूषण, वो नहीं, थोड़ा सा आरएएस के अंदर ये टॉपिक है या यूपीएससी में थोड़ा उस लेवल का पढ़ोगे तो तुम समझोगे इसको कि वास्तव में क्या चीज है। ये रंग है ना, इससे भी जान जा सकती है इंसान की। अब जैसे ये पेंटर लोग काम करते हैं, क्या ये पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन है भयंकर वाला। इसकी जो स्मेल होती है ना, वो सांस के साथ जाती है अंदर, उसमें कितना केमिकल लिक्विड होता है, वो सारा खराब करेगा शरीर में। जैसे ये कई लोग होते हैं खेत के अंदर कणक वगैरह निकालने का काम करते हैं, वो बरसीन वगैरह वो उड़ रही होती है ना पास में, तूड़ी वगैरह बहुत भयंकर, उसके कण इतने बारीक होते हैं, सांस के साथ बहुत गहराई तक चले जाते हैं। कई बार आपने ऐसे खेतों में काम करते टाइम थूक के देखना, वो थूक जो है वो कचरे वाला आएगा, कैसे आया, तूने तो मुंह बंद किया हुआ फिर कैसे चला गया। कई बार देखा कोई मजदूर बेचारा झाड़ू निकाल रहा होता है नीचे, वो जैसे सीमेंट को एक जगह इकट्ठा करते हैं ना, वो सीमेंट पास में उड़ती रहती है, वो सोचता है कि क्या होता है, वो बेचारे उन चीज़ों को नहीं पता, इनका पहला मुझे भी नहीं पता था। तो अब जितना धूल उड़ा है, अब वो धूल जैसे कैसे जाएगा, सीधा बहुत गहराई तक जाएगा। बड़े लोग क्या करते हैं, जैसे अपने बात करें फिल्मों में, वो कभी झाड़ू झाड़ू क्यों नहीं निकालते, क्योंकि ये कण होते हैं बहुत हानिकारक होते हैं। वो देखना मास्क वगैरह रखेंगे चेहरे पर, ये कण सांस के साथ बहुत गहराई तक जाते हैं, जिसके कारण एक बीमारी लग सकती है, वो है सांस की। थोड़ा सा दूर जाती, अब दमा कह दो चाहे जिसे, वो सांस चढ़ जाना। कई बार अभी
और रात को फिर क्या होगा, वो सांस ऑटोमेटिक तुम्हें थोड़ा तंग करने लग जाएगा धीरे धीरे। जैसे ये गट्टे वगैरह उठा के ट्रक में डालते हैं, ये जो काम हो गया ना, पल्लेदारी बोलते हैं कैसे, ये काम हो गया। ये काम में क्या हो गया कि ये जो करेंगे, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, ये थोड़ा बीमार हो जाते हैं 50 एक साल की उम्र तक, क्योंकि खाया पिया होता है वो थोड़ा चलेगा जवानी तक। तो फिर 50 साल आप बूढ़े मानते हो गए इंसान को, 50 साल का बूढ़ा हो गया। अपने बाबूजी है 70 साल मैटर करती है जो आयु, लेकिन बाबूजी बैंक के एजीएम थे, तो वो चीज़ वो काम तो किया नहीं वैसा। अब एजीएम का पद ऐसा होता है, एजीएम बहुत खतरनाक पद होता है, सारी ब्रांचें आती है उसके अंडर में। तो इन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन इन्होंने शरीर हेल्थी रखा। अभी भी आज की डेट में भी दौड़ वगैरह करते हैं, तो आप देखो काम करने की फुर्ती वगैरह। 70 साल का आदमी खाट पे पड़ेगा घरे, देख कहाँ जा पा है कौन बोला। और देखो बाबूजी को आपने देखा है खुद, मैथ के सवाल कितनी फुर्ती से करते हैं, है या नहीं, ये फर्क पड़ता है। इसलिए तो मैं कहते हैं कि रोज अरे नौकरी लग जाओ, हमारे माँ बाप ने जो संघर्ष देख लिया हमें तो ना देखना पड़े। अब अपनी पीढ़ी की यहाँ चला रही है, अब अपनी बात करा, संघर्ष बड़ी चल रही है ना, दुख भी देख रहे हैं, सुख भी, सुख तो बहुत कम, अब दुख ही दुख आ रहा है ज्यादा, रियल में आ रहे हैं, मजाक की बात सो है। लेकिन हम अगर अच्छा कर देंगे ना, तो हमारे बेटे जो होंगे, आने वाली संतान है, अब ये जो हम स्ट्रगल देख रहे हैं ना, उनके लिए बढ़िया हो जाएगा। ये विक्रम सर मुझे कभी कभी बात कहते हैं, गुरु जी एक बात है, आप आज मान लो जी सब मेहनत करना, रात का नहीं पता दिन का नहीं पता, आने वाली जो पीढ़ी होगी ना वो सुधर जाएगी अपने से, इतना है, इतना कर जाएंगे अपने, वो बेचारे ये दिन नहीं देखेंगे। मैं बोलो यार गुरु जी बात तो सही की है। तो ये भाई ऐसे में सुना, मैं मेरी जिंदगी जीऊंगा, अगला के है। अरे यार हमारे माँ बाप में इतनी हिम्मत थी कि हमें इतना बड़ा कर दिया, अब उनके लिए कुछ करके दिखाना है, तो बस मेहनत करनी पड़ेगी। और आई चीज़ें अपना नाटू उठा सके, है नहीं आसान है करना, पढ़ना तो आसान ही है। अरे बैठे और नहा धो के आया हो, नहा धो के जाओ, अच्छी रोटी मिलेगी बनड़ी, कुछ संघर्ष खुद करते हैं, उनका बेचारे को दुख अलग ही है वास्तव में। तो नमक तैयार दो विधि से होता है, क्यारी और रेस्ता विधि से। ऐसे बताते हैं, सुनो, ऐसा बताया जाता है कि जो नमक की फैक्ट्रियों में काम करते हैं ना लोग, उनके पाँव नहीं जलते कभी, पाँव पाँव रह जाते हैं और पूरा शरीर जल जाता है उनका, ऐसे बताया जाता है। अब ये पता नहीं बात सही है या कैसी है ना, ये बताया जाता है, उनके पैर रह जाते हैं। तो नमक जो तैयार होता है वो कितनी विधि से होता है, अरे बोलो कितनी विधि से, दो विधि से। अब लिखो, सांबर में खारेपन की मात्रा कम करने के लिए, यहां में जो पानी खारा है ना, उस खारेपन की, सांबर में खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए, मात्रा को कम करने के लिए स्वेडा फ्रूटी साल्वेडोरा, कौन सा है, स्वेडा फ्रूटी और साल्वेडोरा, वनस्पति का ये वनस्पति वन नहीं है, वनस्पति का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो स्वेडा फ्रूटी और साल्वेडोरा वनस्पति का जो है वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ये बात याद रखना भाई। राजस्थान का सबसे निम्न बिंदु भी सांबर को बोलते हैं, राजस्थान का सबसे निम्न बिंदु, निम्न को मतलब है नीचो, निम्न बिंदु है, राजस्थान का सबसे निम्न बिंदु कौन सा है, सांबर। नोट, लास्ट बात लिख लो फिर कंप्लीट हो गई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु, हुआ माउंट आबू। और माउंट आबू राजस्थान के कौन से जिले में है, तो इतनी बड़ी झील है, ये देख लो, पढ़ने में तुम्हें एहसास हो गया कि इतने में तो हम बहुत झील पढ़ लेते। तो ये है सांबर झील, मतलब एक उच्च स्थान हो गया कि नीचे हो गया। बोलो उतार लिया। एक बार सांबर झील को मेरे कहने पर पढ़ दो पूरी को, फिर अपने आगे बढ़ेंगे आराम से, थोड़ी फुर्ती से 5 मिनट में पढ़ दो, फिर एक नई झील पढ़ाए।
एक मिनट देख लो, मैं बता देता हूँ आपको, मैं करवाता हूँ रिवीजन 1 मिनट में। ये सांबर झील है, बहुत बड़ी झील है, 500 क्षेत्रफल में वर्ग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। सांबर एक प्राकृतिक झील है। विस्तार जयपुर, डीडवाना, अजमेर। 4 नदियों का जल आता है, बोलो। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। बिजोलिया शिलालेख में मिलता है इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। चौहान वंश का संस्थापक कौन हुआ था? और इसी के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया, और शाकंभरी माता चौहानों की क्या है? कुल देवी। क्षेत्रफल कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की क्षेत्रफल बड़ी झील आई है। राजस्थान में खारे पानी की बड़ी झील सांबर होगी। नमक उत्पादन कितना होता है? और भारत में सर्वाधिक नमक गुजरात में होता है, लेकिन झीलों के मामले में राजस्थान का पहला स्थान है। सांबर की लंबाई 3 से 12 किलोमीटर, चौड़ाई 32 किलोमीटर। 3 से 12 ये क्या होता है? तुम जैसे फिक्स नहीं दिया इन्होंने 12 किलोमीटर, क्योंकि मुद्दा बनाने वाले बहुत आ जाएंगे, इतनी तो है ही नहीं, तो 3 से 12 दे दिया इसके बीच में, मतलब मैं आइडिया बता रहा हूँ। किनारे दादू दयाल ने प्रथम उपदेश यही दिया। रचना दादू दयाल की वो ढूंढाड़ी भाषा में है। और उपदेश भाषा कौन सी थी? संदूकड़ी। दादू पंथ की स्थापना कब होती है? 1500। और यहाँ पर याद रखना नालीसर मस्जिद भी बनाई है। गुप्त काल के सिक्के भी मिले थे। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड 1964। नमक का म्यूजियम यहाँ बना हुआ है। अकबर व हरकाबाई का विवाह हुआ था। पीके मूवी की शूटिंग हुई है। 2009 में पक्षी त्रासदी हुई। एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण बहुत पक्षी मरे। सांबर रामसर जो स्थल है वो घोषित किया 1990, लेकिन उससे पहले 1981 में केवला देव को घोषित कर दिया। तो राजस्थान का पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? सांबर। 2 ही है राजस्थान में। अच्छा, एक प्रश्न आता है आर्द्र भूमि डे। आर्द्र आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि वेटलैंड इसे ही बोलते हैं। यह दिवस आता है 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि दिवस कब आता है? 2 फरवरी। राजहंस पक्षी आता है जो गुजरात का राज्य पक्षी है। कुर्जा पक्षी आता है। नमक तैयार 2 विधि से, क्यारी और रेस्ता। सांबर में खारापन की मात्रा को कम करने के लिए 2 वनस्पति का यूज करते हैं, स्वेडा फ्रूटी और साल्वेडोरा। राजस्थान का नीचा बिंदु सांबर है और ऊंचा माउंट आबू। एक झील और पढ़ लेते हैं, लिखो। डीडवाना है ना, साड़ी, साड़ी का पल्लू ना, सांबर डीडवाना। रेवासा झील कहाँ है वर्तमान में? सीकर में ही है आज भी। नीम का थाना मत कर देना। ठीक है, बात करें डीडवाना। डीडवाना डीडवाना जिले में गई। हाँ जी, पहले नागौर में थी ये झील, अब डीडवाना कुचामन में हो गई। देखो जैसे ये बनी हुई है झील, डीडवाना जो झील है उसका नमक खाने की दृष्टि से उच्चतम नहीं है। नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है। तो खाने की दृष्टि से अच्छा नमक कहाँ है? तो वो है पंच भद्रा भी बोल दो, पदरा भी बोल दो। पदरा भद्रा एक ही बात है। ये बालोतरा के अंदर है। नया जिला कौन सा हो गया? बालोतरा। खारे पानी की चेंज हो गई है ना। नमक खाने की दृष्टि से क्या है? अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या पाया जाता है इसमें? तो उच्चतम नहीं है खाने की दृष्टि से। तो गुरुजी इस नमक का यूज कहां करते हैं? तो देखो आप नमक का यूज कहां कहां करते हैं। कागज बनाने में कर दो, कागज उद्योग हो गए उनमें कर दो। चमड़ा उद्योग हो गए, चमड़े। देखो कई बार आपने देखा होगा ऐसा, ये ढोल वगैरह बनते हैं चमड़े के, अब तो चमड़े के आते नहीं है, तो उसमें उस खाल को ना नमक डालकर उस पर खूब ऐसे रगड़ा जाता था, उसको मजबूत बनाया जाता था खाल को, है ना, कठोर बनाया, मतलब जैसे खाल होती है कि नॉर्मल होती है उसको कड़क दी जाती थी। ठीक है, तो कहाँ किया जाता है? चमड़ा उद्योग। जैसे चमड़े के बटुए आते हैं, चमड़े के बेल्ट बनते हैं, बूट बनते हैं, तो उस उद्योगों में प्रयोग करते हैं। तो ये जो नमक है वो खाने की दृष्टि से अच्छा, तो याद रखना किस झील का नमक खाने की दृष्टि से अच्छा नहीं है? डीडवाना। अब लिखो इसमें, एक प्रश्न आएगा देवल क्या है? देवल, तो तुम बोल देना सन्नी देवल है। देवल क्या है? नहीं, यहां निजी संस्थाओं द्वारा काम किया जाता है। निजी
संस्थाओं द्वारा कार्य किया जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। या निजी संस्थाओं द्वारा काम किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? देवल। और एक प्रश्न और बनेगा इसी के किनारे है स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग। स्टेट केमिकल्स वर्क्स उद्योग, इसकी स्थापना होती है 1964 में। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में। और यहां पर इसके अलावा 2 कारखाने और मिलेंगे आपको नमक बनाने के, नंबर 1 और नंबर 2। एक का नाम है सोडियम सल्फेट, कारखाने का नाम एक का है सोडियम सल्फेट, और दूसरे का नाम है सोडियम सल्फाइड। एक का नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, और दूसरे का सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फेट है, उसका जो नमक का यूज होता है वो कागज उद्योग में होता है। और सोडियम जो सल्फाइड है उसका चमड़ा उद्योग। याद रखना ये बात। देखो, एक झील और छोटी सी पढ़ते हैं, फिर कल पढ़ेंगे बाकी। झील का नाम है काबोद, ये लिख लो। काबोद झील वर्तमान में कहाँ है? जैसलमेर में है वर्तमान। पहले भी जैसलमेर में थी, आज भी कहाँ है? इससे प्रश्न क्या बन सकता है सर? इससे ये बन सकता है कि आयोडीन दृष्टि से उच्च नमक कहाँ है? आयोडीन दृष्टि से उच्चतम नमक है। आयोडीन की दृष्टि से उच्चतम नमक कहां पर है? काबोद। अब आप पूछोगे सर नमक में क्या अंतर होता है? नमक तो नमक होता है ना। एक थैली आती है 27 रुपए की, 25 रुपए की। एक आवा है 7 रुपए की, 10 रुपए की। रूम पे खाते हैं वो 10 सारी खाओ आपा। तो आपा वो आयोडीन वाला नमक, आयोडीन की मात्रा तो होती है नमक में, लेकिन ये वाला नहीं हो, सर्वश्रेष्ठ किस्म का आयोडीन नहीं होता जो काबोद में मिलता है। आपा खावा वो 5 हो, 10 रुपये थैली तो 8 तैयार हो। खाने की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन आयोडीन की दृष्टि से अच्छा वो कहाँ मिलता है? काबोद झील। वो कहाँ है? आयोडीन की थैली आती है ना वो ऑरेंज से कलर की। हाँ, कंपनी का नाम नहीं बोल सकता। मेरी एक जवान की कीमत करोड़ों में है, तो क्यों आग लगा नमक भी क्यों आवा? आप ही ले लेगा जिन खानों में। ठीक है भाई, समझ में आई? ओके, आज के लिए। अच्छा, पहचाने कैसे कि नमक अच्छा है या कम? कईयों को सब्जी नहीं खरीदनी आती, ये सबसे बड़ा दुख है। लड़कों को खास कर नहीं आती, सॉरी लड़कियों को तो फिर भी। देखो, ये छोटी मोटी चीजें होती है, ये तो सीखो यार। अब भिंडी कैसे खरीदोगे? तोड़ के देखो, आगू हाथवा टूट जावा, बढ़िया है। और अभी मैं एक बात और बता रहा था अभी, आयोडीन। अच्छा, चीनी और आयोडीन में, चीनी जो मोटे दाने की होती है ना, वो होती है बढ़िया। सेम नमक में ये होता है। जो अब कई बार कहेगा चीनी तुम्हें 36 रुपए किलो, ओ हो दुकान रहा तो सस्ता ले 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 ले। अब ये नहीं देखे कि क्वालिटी कैसी चीज की। अब नमक में क्या होता है, जो मोटे कण का नमक होता है ना, वो उच्च क्वालिटी का होता है। इसके कण बहुत मोटे होते हैं। बहुत मोटा इतना बड़ा बड़ा को नहीं है, मतलब एक लेवल होता है। और जो बिल्कुल बारीक कण होगा वो घटिया किस्म का होता है। ठीक है, बहुत आज के लिए इतना। जय हिंद। भूख लग रही है? रुको फिर अभी करते हैं तुम्हारी व्यवस्था। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले साथियों को जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले भाग में।